नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को वर्ग 7 का त्रयोदशः पाठः 13वां पाठ परिहास कथा के बारे में बताने समझाने का प्रयास करूंगा। परिहास का अर्थ होता है हंसी मजाक। इसको लोग अपने मन को लगाने के लिए, मन को बझाने के लिए एक दूसरे पर बोल करके और उनका हंसी मजाक उड़ाते हैं, जिससे कि सभी लोगों का मनोरंजन भी होता है। यानी कि जितने भी तेज दिमाग के लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, वे एक दूसरे को इतना आसानी से उनका उपहास भी कर देंगे, मजाक भी उड़ा देंगे और उनको सांत्वना देने के लिए भी वे कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं कि नहीं, इनका तो यही काम है, हमेशा किसी न किसी से हंसी मजाक करते रहते हैं। तो इसमें बुद्धि की आवश्यकता होती है और अपनी बुद्धि को दिखाने के लिए, मन को बहलाने के लिए इसको लोग एक दूसरे पर व्यंग कसते हैं। परिहास का पर्यायवाची शब्द बहुत सा है, व्यंग है, हंसी मजाक। मिथिला में अपनी बौद्धिक क्षमता तथा परिहास प्रियता के कारण गोनू झा की बहुत ख्याति है। उस क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति इनकी कोई न कोई कथा सुनाता है, जिसमें इनकी समस्त बुद्धि की महत्ता मिलती है। इस पाठ में गोनू झा की एक ऐसी कथा दी गई है जिसको कि आप सुन करके हंसेंगे भी। ये बात है कि गोनू झा की पत्नी ने कहा, लगता है घर के पास चोर खड़े हैं, अब क्या करें। गोनू झा ने चोरों को सुनाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैंने सारा कीमती सामान बगल के खेत में गाड़ दिया है। इस बात को सुन करके चोर जो थे वे खेत को कुदाल से खोदने लगे। सुबह होने से पहले गोनू झा पहुंचे और बोले, आप सबने मेरा खेत खोद दिया, इसके लिए धन्यवाद। चोर लज्जित होकर लौट गए। कुछ दिनों बाद फिर चोर आए। पत्नी ने कहा, लगता है आज फिर चोर आए हैं। गोनू झा ने कहा, डरो मत, चुपचाप सो जाओ, क्योंकि मैंने सभी महंगे सामानों को पोटली में बांध करके, कपड़े में बांध करके बगल के पेड़ पर लटका दिया है। गोनू झा ने समझाते हुए अपनी पत्नी को कहा कि तुम शांत रहो, हल्ला गुल्ला मत करो, चोर आ गए हैं ठीक है, लेकिन मैंने जितना भी कीमती सामान था, गहना था, वो सभी को मैंने एक पेड़ पर लटका दिया है। चोर वहां से चल पड़े, अंधेरी रात थी। चोर खोजते खोजते उस पेड़ के पास पहुंचे और पहुंच करके चोरों ने पेड़ पर चढ़कर पोटली ढूंढने लगे, गठरी जो था उसे ढूंढने लगे। अचानक उन्हें एक पोटली जैसी मिली। उन्होंने हाथ लगाया तो मधुमक्खी का छाता था। मधुमक्खी का छाता ज्यों वे लोग स्पर्श किए, छुए, तब तक मधुमक्खी का छाता गिर गया, टूट गया और टूटते ही मधुमक्खी उन सभी चोरों पर हावी हो गई। वे गिरते हुए भागने लगे। तभी गोनू झा ने कहा, भाइयों यह दवा है, लगा लो। तब से चोरों ने गोनू झा के घर चोरी करने का विचार त्याग दिया।
इसी प्रकार की एक और कथा है। एक बार गोनू झा ने एक बैल खरीदा। बैल लेकर वे अपने गांव को चले जा रहे थे। रास्ते में किसी ने पूछा, बैल कितने का है? गोनू झा ने बताया, 22 रुपये का। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर किसी दूसरे व्यक्ति ने टोका, बैल तो बहुत अच्छा है, कितने रुपए में खरीदा है आपने? गोनू झा ने फिर जवाब दिया, 22 रुपये में खरीदा है। थोड़ी दूर आगे निकलने के बाद तीसरे व्यक्ति ने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा, महाशय, आपका बैल बड़ा हृष्ट पुष्ट है, क्या आपने इसे खरीदा है? खरीदा है तो कितने में खरीदा है? गोनू झा ने फिर झल्ला करके खिसला करके जवाब दिया, 22 रुपये में खरीदा है। इस तरह जितने ही लोग मिलते सबकी इच्छा होती कि बैल की कीमत जान जाए। बैल बहुत अच्छा था। सबके प्रश्नों का उत्तर देते देते गोनू झा उब गए। वे अपने गांव के नजदीक आए। उन्होंने एक उपाय सोचा। बैल को एक ईख के खेत में छिपा दिए और अपने स्वयं पेड़ पर चढ़ करके चिल्लाने लगे, दौड़ो दौड़ो, बचाओ, बाघ बाघ। कुछ ही समय में बहुत से लोग लाठी भाले गोली बंदूक लेकर के उनके पास पहुंचे। लोगों ने पूछा, कहाँ है बाघ? गोनू झा बोले, रुकिए, मैं दिखाता हूं। यह कहकर गोनू झा खेत में से बैल को लाए। लोग चकित थे। फिर उन्होंने कहा, भाइयों, मैंने आपको इसलिए इकट्ठा किया ताकि आप सब अलग अलग न पूछें यह बैल मैंने कितने में खरीदा। यह बैल मैंने 22 रुपये में खरीदा है। यह सुन सभी हंसने लगे और वे सभी अपने अपने घर को लौट गए। इसी प्रकार एक और कहानी है कि एक बार एक पंडित जी थे। उनके घर चोर आकर के छिपे हुए थे। तब तक से उनकी पत्नी बोली, लगता है घर में चोर आ गए हैं। पंडित जी भी बहुत बुद्धिमान थे। बोले कि ठीक है, चोर आ गया है तो कोई बात नहीं है। मैंने तो जितना कीमती सामान था, जितना भी गहना था, वो सभी गहने को अपने डीह वाले खेत के पास जो कुआं है उस कुएं में डाल दिया हूं। चोर इस सब बात को सुनने के बाद वे वहां उस डीह वाले कुएं के पास पहुंचे। रात भर पानी निकाल करके खेत में डाल दिए। खेत उनका पट गया, उसका पटवन हो गया। लेकिन फिर भी उन लोगों को गहना नहीं मिला। सुबह होते ही गोनू झा उधर से आए। ये सभी लोग जो थे वे हैरान होकर के थक करके वहीं सोए हुए थे। बोले कि भाइयों, आप लोगों ने तो मेरा बहुत काम कर दिया, से मेरा खेत पटा दिया। वे सभी चोर जो थे वे बहुत लज्जित हुए। इस पाठ में गोनू झा एक भैंस के बंटवारे के बारे में वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखेंगे। एकदा मित्रयोर मध्ये एकस्या महिष्याः विषये अनुबंधः अभवत्। एकदा मित्रयोर मध्ये एकस्याः महिष्याः विषये अनुबंधः अभवत्। एक बार दो मित्रों के बीच एक भैंस के विषय में बारे में समझौता हुआ। एकदा मित्रयोर मध्ये एकस्याः महिष्याः विषये अनुबंधः अभवत्। एक बार दो मित्रों के बीच एक भैंस के विषय में
समझौता हुआ। तेन एकः तस्याः पूर्वार्ध भागस्य स्वामी भवेत्। उनमें से एक उस भैंस के अगले भाग का मालिक हुआ, यानी कि मुंह तरफ का जो भाग है आगे का भाग का मालिक हुआ। अपरः पश्चात भागस्य, और दूसरा जो था वो पीछे के भाग का मालिक हुआ, यानी कि एक मुंह तरफ का मालिक हुआ और एक पूंछ तरफ का मालिक हुआ। पूर्वार्ध भागस्य अधिकारी तो मूर्ख है आसित। आगे के भाग का मालिक जो था वो मूर्ख था। पूर्वार्ध भागस्य अधिकारी तो मूर्ख है आसित। आगे का भाग का मालिक जो था वो मूर्ख था। अपरस्तु चतुर, और दूसरा जो था पाछे वाले भाग का जो मालिक था वो चालाक था, चतुर था। पूर्वार्ध भागस्य अधिकारी तो मूर्ख है आसित, अपरस्तु चतुर है। पहले आगे के भाग का मालिक मूर्ख था और दूसरा चालाक था, चतुर था। महिष्या पूर्वार्ध भागे मुखम भवति, क्योंकि भैंस के आगे के भाग में मुख होता है, मुंह होता है। तस्य स्वामी महिषीम भोजनादिना सेवते, और उसका स्वामी जो था वो भैंस को भोजन आदि करा करके उसका सेवा करता था, भोजन देता था। अपरार्ध भागस्य स्वामी महिष्या है दुग्धम प्राप्नोति, और पाछे का भाग का जो मालिक था वो भैंस से दूध प्राप्त करता था। कहने का अर्थ है कि तस्य स्वामी महिषीम भोजनादिना सेवते, उसका स्वामी आगे के भाग का स्वामी भैंस को भोजन पानी आदि जो भी था वो खिला करके उसका सेवा करता था, और पीछे का भाग का जो मालिक था वो उससे दूध प्राप्त करता था। इत्थम सर्वदा पूर्वार्धस्य अधिकारी एवं वंचितः भवति स्म। इस प्रकार से आगे के भाग का जो मालिक था वो हमेशा दूध से वंचित रहता था, यानी कि उसको दूध प्राप्त नहीं हो पाता था, नहीं मिलता था। स एकदा स्वमित्रम गोनू झा नामकम पंडितम पृष्ठवान। एक बार वो अपने मित्र गोनू झा नामक पंडित से पूछा, भो हे किम करोमि, मैं क्या करूं। वो कह रहा है अपने मित्र से कि भो हे पंडित जी किम करोमि, मैं क्या करूं। सदा वंचितोस्मि, मैं सदा वंचित रहता हूं। एक बार वो मूर्ख व्यक्ति जो था वो उसका मित्र जो गोनू झा थे उनके पास गए और उनसे पूछा, महाराज मैं क्या करूं, मैं भैंस को भोजन देता हूं, खिलाता हूं, पिलाता हूं, उसकी सेवा करता हूं, फिर भी मुझे उससे दूध प्राप्त नहीं होता है, मैं हमेशा दूध से वंचित रहता हूं। गोनू झा तस्मै समुचितम परामर्शम दत्वा। गोनू झा जो थे उनको उचित सलाह दिए। ततः स महिषीम भोजनेन वंचिताम कृत्वा, इस तरह से वह भैंस के वो भोजन खिलाने से वंचित हुआ। महिषी अतीव कुपिता, एक दिन वो क्या किए कि भैंस को भोजन नहीं खिलाए, नहीं दिए। भैंस जो थी महिषी अतीव कुपिता, भैंस जो थी वो बहुत क्रोधित थी। अब किसी को भोजन नहीं दीजिएगा तो भैंस क्या करेगी, कुपित होगी, खिसलाएगी, क्रोधित होगी। ततः सह ताम दोहन कालेपि दंड प्रहारेण कोपितवान। इतना ही नहीं, उसके बाद वे जो मूर्ख था वो दूहने के समय भी, यानी कि जब उसका चतुर मित्र जो जब दूहने के लिए गाय से दूध निकालने के लिए पहुंचा, उस समय भी दंड प्रहारेण, डंटा मार करके भैंस को और क्रोधित कर दिया।
अथ महिषी कुपिता भूत्वा, इस प्रकार से भैंस जो थी क्रोधित होकर के दोहन काले, दूहते समय पाद प्रहारेण चतुरम मित्रम ताड़ितवती। इस प्रकार से भैंस जो थी वो क्रोधित होकर के दूध निकालते समय अपने पैर के प्रहार से, यानी कि पैर से मारा। चतुर मित्रम ताड़ितवती, जो दूध दूह रहा था चतुर मित्र को एक लात पड़ा। सह कथयत, वह बोला, कहा, भो मित्र, हे मित्र, किम इदम करोसी, ये क्या करते हो तुम, ये क्या करते हो। मूर्ख पूर्वार्ध स्वामी अवदत, जो आगे का भाग का मालिक जो मूर्ख था वो बोला, अहम महिष्या पूर्वार्धस्य स्वामी, मैं भैंस के आगे का मालिक हूं, मैं भैंस के आगे का भाग का मालिक हूं। यत में रोचते, जैसा मुझे अच्छा लगेगा, तदेव करोमि, उसी प्रकार का करूंगा। जब गोनू झा से परामर्श लिए, परामर्श लेने के बाद गोनू झा उनको बताए कि भैंस को भोजन मत दो, जब वो दूध निकालने बैठता है तब भैंस को पीटना शुरू करो, मारना शुरू करो। वो ऐसा ही किया। तब वो बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो कहे कि जैसा मुझे अच्छा लगेगा मैं वैसा ही करूंगा, क्योंकि मैं आगे का भाग का मालिक हूं। अनेन तो किम, इससे तुमको क्या, आगे का भाग का मालिक मैं हूं, तो मुझे जो इच्छा करेगा, चाहे इसका हम सर काट दें, नाक तोड़ दें, मुंह फोड़ दें, सिंग तोड़ दें, इससे तुमको तो कुछ लेना देना है नहीं। तुम्हारा काम है, पीछे का मालिक है, तुमको जो पीछे करना है तुम पीछे करो, हमको आगे जो करना है हम आगे करेंगे। चतुर मुको जाता, वो जो चतुर उसका मित्र जो था, मित्र था, वो चुप हो गया। इदम स्वधूर्तया फलम ज्ञात्वा लज्जितश्च, और इस प्रकार से वह अपने धूर्तई का फल जान करके लज्जित हुआ। जो उसका चतुर मित्र था वो समझ गया कि हम जितना चालाकी कर रहे थे अब वो चालाकी चलने वाली नहीं है, वो चतुराई चलने वाली नहीं है। यह जान करके वह बहुत लज्जित हुआ। ततः स पुनः महिषी विभाजनम निरर्थकम कथित्वा तस्या महिष्या भोजन दाने दूध ग्रहणे च उभौ स्वामिनौ इति स्वीकृतवान। कह रहा कि ततः स पुनः, इस तरह से वह फिर महिषी विभाजनम निरर्थकम कथित्वा, इस भैंस को बंटवारे को निरर्थक कह करके तस्या महिष्या भोजन दाने, तब उस भैंस को भोजन के समय और दूध के समय, यानी कि खिलाने में भी हम दोनों लोग मालिक हैं और दूध में भी दोनों लोग मालिक हैं। उभव स्वामिनो इति स्वीकृतवान, दोनों इसके मालिक हैं, इस प्रकार से लोग स्वीकार किए कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा। वो पहले जो बंटवारा हुआ था वो बंटवारा सही नहीं था। अब से हम लोग भोजन देने में, यानी कि भैंस को खिलाने पिलाने में और दूध ग्रहण करने में, दूध प्राप्त करने में, दोनों ही हम लोग मालिक हैं। यानी कि दोनों का आधा आधा खर्च लगेगा और आधा प्राप्त भी करेंगे। इस तरह से हम लोग दोनों मालिक हैं और दोनों का मालिक हैं, आगे का भी मालिक हैं और पीछे का भी मालिक हैं। दोनों लोग स्वीकार किए। तेना उभयो लाभ, जिनसे उन दोनों को लाभ हुआ। अतः विभाजनम निरर्थकम न शोभते, इसलिए कहा गया है कि विभाजन जो है वो निरर्थक, सुंदर नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है, उसमें कोई सार्थकता होनी चाहिए। इति उपदेश, यही उपदेश है। कहने का अर्थ है कि कोई भी हम जब बंटवारा करते हैं तो बंटवारा जो हो वो सार्थक हो,
कि उसका दोनों को लाभ प्राप्त हो। यदि ऐसा बंटवारा हम करें जिससे कि एक को हानि हो और एक को लाभ हो, ऐसा बंटवारा हमेशा निरर्थक होता है, खराब होता है, अच्छा नहीं होता है। यही इसमें उपदेश दिया गया है कि जब भी हम किसी के साथ बंटवारा करें, चाहे अपने भाई के साथ बंटवारा करें, दोस्त के साथ बंटवारा करें, या किसी के साथ भी यदि बंटवारा करते हैं, तो बंटवारा जो हो वो सार्थक होना चाहिए, वो निरर्थक नहीं होना चाहिए। यदि निरर्थक होगा तो लोग आपका शिकायत करेंगे, उपहास उड़ाएंगे। इस कथा में यही बताया गया है कि हम अपने ईमानदारी से काम करें और गलत निर्णय न लें। इस प्रकार से आपका ये परिहास कथा त्रयोदश पाठ समाप्त हुआ। इसे देखकर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।